नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसने दुनिया भर में एक नए संकट को जन्म दे दिया है। साथियों, आप सभी लोग दुनिया भर में भू राजनीति में चल रही उथल-पुथल से अब तक वाकिफ हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट ने पहले ही तेल, फर्टिलाइजर और एलपीजी के मोर्चे पर भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। लेकिन अब इस संकट से प्रेरित होकर वैश्विक राजनीति में दो और नए मोर्चे खुल गए हैं। पिछले 4 साल से अधिक समय से रूस यूक्रेन युद्ध में एक बेहद संवेदनशील और बिल्कुल नया एंगल जुड़ गया है। यूक्रेन ने अब रूस की सबसे कमजोर नस यानी कि उनके व्यापारिक समुद्री रास्तों पर सीधा प्रहार कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ मुख्य भौगोलिक क्षेत्र को देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग मैप पर देख पा रहे हैं, सी ऑफ अजोव ये यूक्रेन और रूस के बीच स्थित एक छोटा सा समुद्र है जिसे रूस अब अपना आंतरिक सागर मानता है। दूसरा है क्रेच स्ट्रेट, ये 3 से 7 किलोमीटर चौड़ा एक जल मार्ग है जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ जोड़ता है। और तीसरा है क्रीमिया। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं मैप में, 2014 में रूस द्वारा इनको नियंत्रण में लिया गया था और ये एक रणनीतिक क्षेत्र है जो इस पूरे समुद्री व्यापार का केंद्र बिंदु है। रूस ने सी ऑफ अजोव के पूरे तटीय इलाकों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रखा था, जिसे अब यूक्रेन ने खुली चुनौती दे दी है। यूक्रेन ने बीते 9 दिनों में कर्च स्ट्रेट से गुजरने वाले या वहां मौजूद लगभग 116 जहाज़ों को निशाना बनाया है। ड्रोनों के माध्यम से किए गए इन हमलों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिलाकर रख दिया है। यह जगह रूस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है। पूरे रूस का 25% समुद्री व्यापार अकेले इसी सी ऑफ अजोव और कर्च स्ट्रेट के रास्ते से होकर गुजरती हैं। यूक्रेन ने सीधे रूस के रिफाइनरियों के बाद अब उनके प्रमुख व्यापारिक रूट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे अजोब का हॉर्मुज संकट कह रहा है। रूस दुनिया को कुल गेहूं और अनाज की आपूर्ति का लगभग 25% हिस्सा अकेले प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को यूरोप के अनाज का कटोरा कहा जाता है। इन दोनों देशों के अनाज निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचती है। यदि कर्च जल डमरूमध्य में जहाज़ों पर हमले जारी रहते हैं तो पूरी दुनिया में अनाज की भयंकर किल्लत हो जाएगी और वैश्विक स्तर पर फूड क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जिससे विकासशील और गरीब देशों में अनाज अत्यधिक महंगा हो जाएगा। रूस ने भी इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह जो ओडेशा है उस पर घातक हमला किया है, जिससे वहां से होने वाली ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। इस भू राजनीति का एक बेहद दिलचस्प पहलू रूस का इनलैंड वाटरवे नेटवर्क है। रूस में दो प्रमुख नदियां बहती हैं, डॉन नदी जो सी ऑफ अजोब में आकर मिलती हैं और वोल्गा नदी जो कैस्पियन सागर में जाकर मिलती हैं। सोवियत काल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनकी कड़ी मेहनत से इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 101 किलोमीटर का डॉन वोल्गा कैनाल बनाया गया था। इस नहर की वजह से रूस के अंदर 7,500 किलोमीटर से लंबा एक आंतरिक जलमार्ग काम करता है। इसका फायदा यह है कि ईरान जो कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है, रूस के आंतरिक जलमार्ग और सी ऑफ अजोव के रास्ते सीधे ब्लैक सी और यूरोपीय बाजार तक अपना व्यापार पहुंचा सकता है। यानी अगर पश्चिमी देश हॉर्मुज की खाड़ी बंद भी कर दे तो भी ईरान इस वैकल्पिक रास्ते से सुरक्षित व्यापार कर सकता है। लेकिन यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट पर हमला करके इस पूरे रूट के मुहाने को ही बंद कर दिया है। यूक्रेन के भीतर मचे राजनीतिक बवाल का के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में अपने बेहद लोकप्रिय और मात्र 35 वर्षीय रक्षा मंत्री मिखाइल फोदरोव को पद से बर्खास्त कर दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद यूक्रेन की जनता और युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकारी इमारतों के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मिखाइल फेदोरेव एक अत्यधिक साइंटिफिक और आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं। यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर घुसकर किए जा रहे सभी सफल ड्रोन हमले और कर्च स्ट्रेट में मची तबाही इन्हीं के दिमाग की उपज बताई जाती है। यूक्रेन के पारंपरिक सैन्य जनरलों के साथ उनका गहरा मतभेद था। उनका स्पष्ट मानना था कि जब युद्ध रोबोट और अत्याधुनिक
तकनीक से लड़ा जा सकता है तो पारंपरिक तरीकों से सैनिकों की जान जोखिम में क्यों डाली जाए। मिखाइल फेदोरेव ने रक्षा मंत्रालय संभालने से पहले डिजिटल मंत्री के रूप में एक क्रांतिकारी ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया था। इस पोर्टल के जरिए उन्होंने रक्षा खरीद में होने वाले बंद कमरों के भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया था। सैनिकों को जिस हथियार की जरूरत होती थी वे इसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधे पारदर्शी तरीके से चुन सकते थे। इससे हथियार की खरीद में लगे सेना के बड़े जनरल्स और भ्रष्ट डिफेंस लॉबी का मुनाफा बंद हो गया, जिसके चलते एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें पद से हटा दिया गया। मिखाइलों का हटाया जाना निश्चित रूप से इस युद्ध में रूस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन यूक्रेन की जनता का सड़कों पर उतरना यह साबित करता है कि वहां के नागरिक युद्ध के बीच भी अपने नेताओं और नीति निर्माताओं के हर कदम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। यह स्थिति आने वाले दिनों में वैश्विक अनाज और तेल व्यापार को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोगों की इस विषय के ऊपर राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार।